साइंस एंड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने लॉ के पेपर 3 के हवाले से लेक्चर सीरीज का आगाज किया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को डिटेल में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा लेक्चर जो है वो 2 पार्ट्स पे कंप्राइज अप होगा। पहले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहली 30 लैटिन मैगजिम्स को, यानी लॉ में पूछी जाने वाली मैगजिम्स, और फिर उनके मीनिंग्स को इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, और कोशिश करेंगे कि हर लैटिन मैगजिम का लॉ में यूज भी आपको बताया जाए। ये लेक्चर आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी की होगा। इसके अलावा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आमतौर पर मैगजिम टर्म्स जो है उनसे क्वेश्चन होता है, तो ये आप लोगों के लिए इक्वली जो है वो यूजफुल लेक्चर है। तो इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, खास तौर पर वो लोग जो पीरा एसडीईओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर जो है बड़ा हेल्पफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली पहले पार्ट में हम 30 लैटिन मैगजिम्स पे बात करेंगे और फिर दूसरे पार्ट के अंदर नेक्स्ट 25 मैगजिम्स पे बात करेंगे, और यूं इस 2 लेक्चर के अंदर हम बेसिकली टोटल जो है वो 55 मैगजिम्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एंड तक जो है वो लेक्चर के साथ बने रहे तो ये लैटिन मैगजिम्स जो हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे जो है वो याद हो जाएंगी। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनमें पहली मैगजिम है, पहला ग्रीक वर्ड है अब इनिशियो। अब इनिशियो को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। अगर मैं उर्दू में मीनिंग करूं तो अब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से, किसी अमल या मामले की इब्तिदा से ही दुरुस्त या गलत समझना जो है वो अब इनिशियो कहलाता है। यानी कोई काम है, कोई मामला है, कोई मुआहदा है, अगर वो इब्तिदा से ही दुरुस्त या गलत मान लिया जाए तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अब इनिशियो। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर फ्रॉड इज वॉइड अब इनिशियो, कि कोई मुहिदा जो धोखे से किया गया हो तो वो शुरू से ही क्या होगा, कालादम होगा। ये अब इनिशियो जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा एक्टस रियस। ये जो एक्टस रियस है इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट, यानी फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। यहां 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक मैं नेक्स्ट आपको जो है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो इनमें जो एक्टस रियस है यानी कि गिल्टी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जुर्म का वो अमल जो जिस्मानी तौर पर सरजद हो उसको हम नाम देते हैं एक्टस रियस का। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि थेफ्ट रिक्वायर बोथ एक्टस रियस, यानी कि टेकिंग प्रॉपर्टी, एज वेल एज मेंजरिया इंटेंशन। अब देखें, एक और लैटिन टर्म है जिसको हम बोलते हैं मेंजरिया। ये जो मेंजरिया है ना, ये लैटिन टर्म जो है उस वक्त यूज होती है जब कोई काम जो है, कोई जुर्म जो है उसका इरादा किया जाए, इंटेंशन मेंटली तौर पे सोचा जाए। यानी चोर चोरी करेगा तो उसका ये जो अमल होगा उसको हम एक्टस रियस कहेंगे, गिल्टी एक्ट कहेंगे। और चोर चोरी के बारे में सोचेगा कि मुझे चोरी कैसे करनी है, तो उसको हम नाम देंगे मेंस रिया का, इंटेंशन का। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास एडहॉक। एडहॉक की जो टर्म है ये बेसिकली यूज होती है फॉर दिस पर्पस ओनली, टेम्परेरी या स्पेशल, यानी वक्ती तौर पर या मखसूस मकसद के लिए ये टर्म जो है वो यूज होती है एडहॉक। मिसाल के तौर पर बेटा, मैं अगर इसको यूं कहूं, एन एडहॉक कमेटी वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू, कि मसाइल की तहकीक के लिए वक्ती तौर पर जो कमेटी बना दी जाती है, जो कमेटी तश्कील दी जाती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडहॉक। मसाइल की तहकीक के लिए एक एडहॉक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई। तो एडहॉक का मीन क्या होगा, फॉर दिस पर्पस ओनली, या टेम्परेरी या स्पेशल, किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको एक्सप्लेन करना या बयान करना। नेक्स्ट है बेटा एमिकस क्यूरी।
ये जो एमिकस क्यूरी है इसका मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अदालत का मददगार या मुशीर, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब ये एक न्यूट्रल पर्सन होता है जो कोर्ट की हेल्प करता है अपने नॉलेज के जरिए से या एक्सपर्टीज के जरिए से। यानी कि ये जो एमिकस क्यूरी है ये बेसिकली एक न्यूट्रल पर्सन होगा जो अदालत की अपने नॉलेज के जरिए से, अपनी एक्सपर्टीज के जरिए से जो है वो अदालत को मदद फराहम करेगा। जैसे इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में एन एमिकस क्यूरी में असिस्ट द कोर्ट। तो जो एमिकस क्यूरी होगा वो कोर्ट की क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट है बेटा एड इन्फिनेटम। एड इन्फिनेटम जो है इसका मतलब होता है टू इन्फिनाइटी या एंडलेसली, या मैं कहता हूं विदाउट एंड, ला इंतहा, बला इंतहा, बे इंतहा, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं एड इन्फिनेटम। अब ये जो एड इन्फिनेटम है ना, ये आमतौर पर अगर हम कोई डिस्कशन करते हैं और वो डिस्कशन काफी टाइम ले जाती है और उसका कोई खास नतीजा भी नहीं निकलता, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एड इन्फिनेटम, यानी द डिस्कशन कंटिन्यूड एड इन्फिनेटम, कि कोई डिस्कशन, कोई बहस जो है वो इन्फिनेटम तक जो है, यानी काफी टाइम तक जो है वो जारी रही और इसका कोई नतीजा भी खातिर खा नहीं निकला। इसके बाद बेटा एक और इससे मिलती जुलती टर्म है जिसका नाम है एड इंट्रिम। ये जो एड इंट्रिम है ना, इसका मतलब होता है फॉर द मीन टाइम, फॉर एन इंट्रिम पीरियड, यानी वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर। मैं अगर यूं कहूं कि किसी बंदे की गैर मौजूदगी में अगर किसी को आर्जी तौर पर, अबूरी तौर पर जो है उसको वो काम सौंप दिया जाए, तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उस टर्म को हम नाम देते हैं एड इंट्रिम। तो एड इंट्रिम जो है, मैं इसका यूं बताऊं आपको कि मुस्तकिल मैनेजर था कोई, अब वो किसी काम के सिलसिले में आउट हो गया, कहीं चला गया, उसकी जगह पर जो आर्जी तौर पर, अबूरी तौर पर मैनेजर बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एड इंट्रिम। मुस्तकिल मैनेजर के आने तक एड इंट्रिम जो है वो मैनेजर मुकर्रर रहेगा अबूरी तौर पर। जी, ही वॉज अपॉइंटेड एड इंट्रिम मैनेजर अनटिल अ परमानेंट वन वॉज हायर्ड, यहां तक के परमानेंट मैनेजर जो है वो हायर नहीं होता या परमानेंट मैनेजर जो है वो आता नहीं है। तो वो जो अबूरी तौर पर किसी को ओहदा सौंपना जो है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एड इंट्रिम। नेक्स्ट है बेटा ऑडी अल्टेरम पार्टिम। ऑडी अल्टेरम पार्टिम, हेयर द अदर साइड, नो वन बी कमेंड अनहेयर्ड, नो वन बी कंडेम्ड अनहेयर्ड, यानी कि दोनों फरीकैन को सुनना, दूसरे फरीक को भी सुनना और उसको सुने बगैर फैसला नहीं करना, इसको हम नाम देते हैं आडी एट्रम पार्टिम। ये जो आडी एट्रम है इसमें हम क्या कहेंगे कि दूसरे फरीक को भी सुना जाए और बगैर सुने फैसला नहीं किया जा सकता। द प्रिंसिपल ऑफ आडी अल्टेरम पार्टिम इंश्योर अ फेयर हियरिंग, यानी कि इंसाफ के असूल के लिए लाजिम है, जरूरी है कि आडी अल्टेरम पार्टिम को भी, दूसरे फरीक को भी क्या किया जाए, सुना जाए। एक फरीक को सुनकर जो है वो फैसला नहीं देना चाहिए बल्कि दूसरे फरीक को भी सुना जाए। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एकिन। एकिन जो है इसका मतलब होता है सिमिलर टू, रिलेटेड टू, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मुशाबह, ममासिल के मीनिंग में ये टर्म आती है। तो क्या मतलब कि अगर कोई हमारा रूल, हमारा एकिन जो है वो क्या करे, कोई नेचुरल जस्टिस से मैच करता हो, तो उसके लिए ये टर्म यूज होती है दिस रूल इज एकिन टू नेचुरल जस्टिस, ये असूल फित्री इंसाफ के ममासिल है, ये असूल फित्री इंसाफ के ममासिल है। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे
उसको हम क्या बोलेंगे, एकन कहेंगे। उसके बाद है बोनाफिड। ये जो बोनाफिड है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। बोनाफिड जो है, इसका मतलब होता है इन गुड फेथ, जेन्युइन। जेन्युइन के लिए ये टर्म जो है वो यूज होती है, बोनाफाइड आमतौर पर। बोनाफाइड भी बोलते हैं, बोनाफिड भी बोलते हैं। नेक नियति, हकीकी तौर पर, इन गुड फेथ, जेन्युइन। यानी कि मैं ये कहूं कि ए बोनाफिड परचेसर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जो बंदा नेक नियति से हकीकी तौर पर बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी को दगा दिए क्या करता है, कोई चीज खरीदता है, तो कानून उस खरीदी हुई चीज को उसको क्या करता है, तहफ्फुज देता है। नेक नियति से खरीदारी करने वाला जो है वो खरीदार कानूनी तहफ्फुज का हक रखता है। बोनाफाइड का मतलब क्या हुआ, इन अ गुड फेथ, जेन्युइन, नेक नियति या हकीकी तौर पर। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट मालाफिड। ये जो मालाफिड है ना, इसका मतलब होता है इन बैड फेथ, बदनियति। और बदनियति जो है ये आमतौर पर किसको कहते हैं, बदनियति की टर्म जो है ये धोखा फरेब के इरादे से जो है कोई चीज खरीदना। यानी किसी को धोखा देकर, किसी को फरेब देकर जो है कोई चीज खरीदना क्या कहलाता है, माला फेडी कहलाता है, या माला फेड कहलाता है। जी बेटा, हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, माला फेडी जो है बैड फेथ, बदनियति के साथ या धोखे के, फरेब के इरादे से जो है। मैं एग्जांपल देता हूं, द डिसीजन वाज चैलेंज्ड एज मालाफेड, के मालाफेड से, धोखे से, बदनियति से किया गया फैसला जो है वो चैलेंज करने का जो है वो हक रखता है। यानी कि मालाफेड आमतौर पर उस फैसले को करार देकर, किसी भी फैसले को मालाफेड करार देकर चैलेंज किया जा सकता है, दूसरे अल्फाज में ये। इसके बाद है बेटा कैवेट इंप्टर। ये जो कैवेट इंप्टर है ना, इसका मतलब होता है लेट बायर बी अवेयर, यानी बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्पेक्ट। आपने सुना होगा मुश्तरी होशियार बाज, कि खरीदार मोहतात रहे, खरीदार की जिम्मेदारी। तो ये जो कैवेट इंप्टर है ना, ये आमतौर पर छोटे छोटे जो मामलात होते हैं, मामूली नुक्स होते हैं, वो उनको बताने का जो है वो पाबंद नहीं होता। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो जो कैवेट एम्प्टर है वो असूल के तहत बेचने वाले पर मामूली नुक्स बताने की पाबंदी नहीं है, मामूली नुक्स बताने की पाबंदी नहीं है। तो कैवेट इम्प्टर का मतलब क्या, लेट द बायर बी अवेयर, कि खरीदार को भी कुछ मोहतात रहना चाहिए। कोई चीज खरीदते हुए वो बेचने वाले पर मुकम्मल डिपेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बेटा डामनम साइनी इंज्यूरा। डामनम सैनी या सिन इंज्यूरा। तो डैमनम सिन इंज्यूरा जो है ये एक्चुअल डैमेज है विदाउट लीगल इंजरी, यानी लॉस विदाउट लीगल रेमेडी। यानी हकीकी नुकसान हो लेकिन उस नुकसान की कोई कानूनी हक तलफी ना हो, उसको नाम देते हैं डामनम सिन इंज्यूरा। क्या मतलब है इसका, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दुकान लगाई, अब उसकी जो पार्टिकुलर दुकान थी ना, इब्तदा में थी, तो इब्तदा के अंदर जहरी बात है उसको कुछ नुकसान हुआ होगा। अब उसको हकीकत में नुकसान हुआ, लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी उसका ये नुकसान जो है वो फिलअप नहीं करता, वो कानूनी हक तलफी जो है उसकी नहीं हुई, बल्कि उसने कोई कारोबार शुरू किया तो कारोबार के आगाज में नुकसान जो है वो होता ही रहता है। इसके बाद जो है बेटा बड़ा मशहूर पॉइंट है डिफेक्टो। हकीकी तौर पर, अमली तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। इनफैक्ट, इन प्रैक्टिस थ्रो नॉट लीगली रिकॉग्नाइज्ड। डिफेक्टो जो है
ये आमतौर पर किसको कहते हैं? ये आमतौर पर जो है उस वो बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब ना होने के बावजूद भी अमली तौर पर कोई काम जो है वो परफॉर्म कर सके। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारे माहिर होते हैं, बहुत सारे काबिल लोग होते हैं, बहुत सारे लीडर होते हैं, अगर वो सिलेक्ट ना भी हो ना तब भी वो क्या रहते हैं? तब भी वो लीडर ही रहते हैं। इसलिए कहा गया कि डिफेक्टो का मतलब क्या? ही वाज द डिफेक्टो। वो हकीकी तौर पर, अमली तौर पर डिफेक्टो लीडर। वो क्या है? लीडर है, दो नॉट ऑफिशियली इलेक्टेड, अगरचे वो ऑफिशियली इलेक्ट भी ना हुआ हो, मुंतखब भी ना हुआ। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है डिजोर। ये जो डिजोर है ना, ये बाय लॉ या लीगली रिकॉग्नाइज्ड के मीनिंग में आता है। बाय लॉ, लॉफुल या लीगली रिकॉग्नाइज्ड, कानूनी तौर पर या कानूनन। यानी कोई भी बंदा जो है, जो जिस घर में रहता है, उसका घर उसकी या उसके वालिद की विरासत है, तो फिर वो उस घर का क्या है? कानूनी तौर पर मालिक है, डिज्योर है। ही इज द डिज्योर ऑनर, कानूनी तौर पर मालिक है ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑन प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद का। तो कोई भी बंदा जिसके नाम पर जायदाद है, कोई घर है, जो वहां रहता है, तो वो घर उसका क्या है? डिज्योर है, यानी कि वो उस घर का कानूनी तौर पर मालिक है। नेक्स्ट है बेटा डी नोवो, ए न्यू, ए फ्रेश, फ्रॉम द बिगनिंग, एज सरनो, नए सिरे से। डी नोवो, नए सिरे से कोई काम करना। तो डी नोवो की टर्म हम जो है कब और किसके लिए मुंतखब करते हैं? मिसाल के तौर पर बेटा, द केस वाज हेयर्ड डी नोवो आफ्टर द अपील। अपील के बाद मुकदमे की समाअत जो है डी नोवो की गई, यानी एज सर नो, नए सिरे से की गई। जब किसी बंदे ने अपील की, तो अपील के बाद जो मुकदमे की समाअत थी, उसको क्या किया गया? डी नोवो किया गया, मीन कि नए सिरे से वापस शुरू किया गया। इसके बाद है बेटा एक्स ग्रेटिया। एक्स ग्रेटिया जो है, इसका मतलब है एज फेवर, वॉलेंट्री, विदाउट एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, रजा कराना इनायत, या बगैर जिम्मेदारी के। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्स ग्रेटिया, यानी कानूनी जिम्मेदारी के बगैर दिया गया मुआवजा। दूसरे अल्फाज, कानूनी जिम्मेदारी के बगैर दिया गया मुआवजा। द कंपनी गेव एक्स ग्रेटिया कंपेंशन टू द विक्टिम्स। एक कंपनी है, एक कंपनी है, तो वो क्या करती है? उसके मुआहदे में शामिल नहीं है कि जो उनके एम्प्लॉय होंगे जब किसी मेडिकल इमरजेंसी में होंगे तो वो उनको जो है कुछ ना कुछ देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने लोगों का, अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखती है, उनको मुआवजा देती है। अगर उनको कोई मसला हो जाता है, अगर वो विक्टिम हो जाते हैं किसी चीज के, तो फिर इसको लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्स ग्रेटिया, यानी बगैर जिम्मेदारी तस्लीम किए रजा कराना तौर पर कोई चीज जो है वो क्या करना? इनायत करना, एग्स ग्रेटिया। उसके बाद एग्स ऑफिशो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाय द विर्च्यू ऑफ वंस ऑफिस या पोजीशन, ओहदे की बुनियाद पर या ओहदे के एतबार से किसी बंदे की जजमेंट या पहचान जो है किसी और चीज में, वो क्या कहलाती है? वो एग्स ऑफिशो कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपका प्रेसिडेंट है, तो वो कई कई चीजों का जो है वो सरबराह होता है। तो वो किसकी बेस पर है? क्योंकि उसका ओहदा सिर्फ उसके ओहदे तक मंसूब नहीं है, बल्कि वो इस एक से ज्यादा ओहदे भी जो है वो एट अ सेम टाइम संभाले हुए है। द चीफ जस्टिस इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। तो जो चीफ जस्टिस होता है वो कमीशन का क्या होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। क्लियर बेटा? एक्स ऑफिशियो किसको कहते हैं? किसी को ओहदे की बुनियाद पर क्या करना? कोई और ओहदा जो है वो दे देना, या और ओहदे का अख्तियार मिल जाना। इसके बाद है IBI डिम। IBID के नाम से भी जाना जाता है, इन द सेम सोर्स। इसका मीनिंग क्या है? इन द सेम सोर्स, या प्लेस, या साइटेड अर्लियर,
जैसा कि ऊपर हवाला दिया गया है। अब इसको मैं समझाने के लिए यूं कहूंगा कि सपोज करें हमने पहले पेज के ऊपर कहा कि अली जो है वो फलां 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 है, उसके कैरेक्टर बताए। अगले पेज में जब उन कैरेक्टर की उस नाम की बारी वापस आएगी तो हम उसका वो नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे IBID, जैसा कि ऊपर हवाला दिया गया है। इन द सेम सोर्स या प्लेस साइटेड अर्लियर, वो सेम सोर्स या प्लेस जिसको पहले क्या किया गया हो, बयान किया गया हो, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं IBID। IBID के ऊपर जो है पहले उसका हवाला दिया गया है कि हम उसी के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इंपेडिमेंट्स। इंपेडिमेंट्स जो है ना, इसका मतलब होता है हर्डल, ऑब्स्टिकल्स, रुकावट। तो अब सपोज करें कोई काम है, कोई तरक्की है, तो तरक्की के लिए क्या चाहिए, फंड्स चाहिए ना। अगर फंड्स की कमी हो गई तो हम क्या कहेंगे, इंपेडिमेंट्स ऑफ फंड। बेसिकली क्या है, तरक्की की राह में हाइल, रुकावट है। लैक ऑफ फंड वाज एन इंपेडिमेंट टू प्रोग्रेस, यानी फंड्स की कमी जो है तरक्की में इंपेडिमेंट्स बनती है, रुकावट का बायस बनती है। इंपॉर्टेंट। इन लाइमाइन, इन लिमाइन जो है इसका मतलब होता है एट द थ्रेशोल्ड, एट द आउटसेट ऑफ द प्रोसीडिंग, इब्तदाई मरहले पर या समात के आगाज में। इन लिमाइन, इब्तदाई मरहले पर या समात के आगाज में। द पिटीशन वाज डिसमिस्ड, दरखास्त को खारिज कर दिया गया। इन लिमाइन क्या मतलब, आगाज में ही, इब्तदा में ही, पहले मरहले में ही उसको क्या कर दिया गया। अगर किसी चीज को रिमूव कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए कि भाई ये झूठ पर मबनी है, इस तरह तो ये हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इन लिमाइन। एट द थ्रेशोल्ड, एट द ऑनसेट, एट द स्टार्ट, इब्तदाई मरहले पर या समात के आगाज में किसी चीज को खारिज करना। उसके बाद है बेटा इंटर एलिया। इंटर एलिया जो है ये बेसिकली बोला जाता है इमंग अदर थिंग्स, यानी दीगर चीजों के अलावा। इंटर एलिया मुआहदा जो है वो जायदाद के तनाज़ात पर भी लागू है। समझ आया ना, यानी बताने का मकसद यह है बेटा, द कॉन्ट्रैक्ट कवर इंटर एलिया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी जिस तरह से ये बाकी मसाइल जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हैं, इसी तरह जायदाद का मामला भी क्या है, कंट्रोवर्शियल है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होती है वो क्या होती है बेटा, इंटर एलिया का टर्म यूज होती है इमंग अदर थिंग्स, दीगर चीजों के अलावा। इसके बाद है इंटर विवोस। इंटर विवोस जो है ना, ये ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द पार्टीज ट्रांसफर मेड वाइल ए लाइफ, जब कोई बंदा जिंदा था उसने अपनी जिंदगी में कुछ चीजें किसी दूसरे बंदे को जो कि वो भी जिंदा था उसको दे दी, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटर विवोस। बहमी, हयात बहमी, जिंदगी के दौरान, हयात बहमी या जिंदगी के दौरान जो है, मैं अगर एग्जाम्पल फुट करूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एन इंटरवीवस गिफ्ट इज गिवन वाइल द डोनर इज एलाइव। इंटरवीवस, जिंदगी में बेसिकली तोहफा वो है जो देने वाला, इंटरवीवस तोहफा वो है जो देने वाला अपनी जिंदगी में ही क्या करता है, देता है। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंटरवीवस। इसके बाद एक और टर्म यूज होती है बेटा इंट्रावेरीज। इंट्रावेरीज जो है ना, इसका मतलब है विद इन लीगल पावर और अथॉरिटी। अथॉरिटी और पावर यानी अख्तियारात के अंदर रहते हुए जो है कोई काम करना। मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो चोरी करता है किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी जो है उस पर बेपाना तशद्दुद नहीं करती,
बल्कि उसके कानून है, असूल है, वो अपने कानून में रहते हुए उसको जो सजा बनती है वो सजा देती है। इंट्रावेरीज बेसिकली कंपनी क्या करती है, अपने आइन के मुताबिक जो है इंट्रावेरीज कार्रवाई करती है, अख्तियारात के अंदर रहकर कोई काम कर। द कंपनी एक्टेड इंट्रावेरीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने दायरे कार में, अपने अख्तियारात में रहकर कोई कंपनी जो काम करती है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंट्रावेरीज। इसके बाद है बेटा इंजोरिया सिन डेमानो। इंजोरिया सिन डेमानो, तो इंजोरिया सिन डेमनो जो है ये बेसिकली लीगल इंजरी है विदाउट एक्चुअल डैमेज, लीगल रॉन्ग विदाउट लॉस, कानूनी नुकसान के बगैर हकीकी माली नुकसान का होना इंजूरा सिन डेमानो। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा कि अगर कानूनी हक तलफी हो जाए मगर माली नुकसान ना हो तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इंजूरिया सिन डेमानो। वायलेशन इज अ लीगल राइट विदाउट फाइनेंशियल लॉस इज इंजूरा सिन डेमानो। कि कोई वायलेशन करता है ना, वो उसका लीगल राइट है, लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कानूनी नुकसान के बगैर, हकीकी माली नुकसान के बगैर किसी भी चीज को जो है वो नुकसान देना यानी कि वायलेशन करना इंजूरा सिन डेमानो है। उसके बाद है एप्सी डिक्सेट। एप्सी डिक्सेट जो है ए बेयर असर्शन एन अनसपोर्टेड डॉगमेटिक स्टेटमेंट, बिला सबूत मुवाक्किफ, महज दावा। जैसे कोई बंदा जो है किसी के ऊपर बिला सोचे समझे कोई इल्जाम लगा देता है और उस बंदे के पास उसका कोई सबूत भी नहीं होता, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बिला सबूत मुवाक्किफ या महज जो है वो दावा, एपिस डिक्सेट। द लायर आर्गुमेंट वाज डिसमिस्ड एज एपिस डिक्सेट। एक वकील के आर्ग्यूमेंट डिलीट कर दिए गए, डिसमिस कर दिए गए। क्यों? क्योंकि वो बिला सबूत के थे, महज जस्ट दावे पर मबनी थे, वो कोई सबूत ला नहीं सका। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है इप्सो फैक्टो, बाय द फैक्ट इट सेल्फ, दैट वेरी फैक्ट, बजाते खुद, इप्सो फैक्टो। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर द कोरिशियन इज इप्सो फैक्टो वॉइड। कोई अगर दबाव है ना, दबाव में आकर किया गया मुआहदा जो है वो इप्सो फैक्टो होगा, यानी कि अगर वो बंदा खुद भी करे तब भी कालअदम होगा। दबाव में किया गया मुआहदा जो है वो इप्सो फैक्टो, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कालअदम होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर दबाव में कोई काम करवाया जाए। इन कैमरा इंपॉर्टेंट है, इन प्राइवेट या इन जज चैम्बर, बंद कमरे में समाअत, अवाम या मीडिया के बगैर जो समाअत होती है ना उसको कहते हैं इन कैमरा। बेसिकली द सेंसिटिव केसेस वाज हेयर्ड इन कैमरा। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि फलां जो बंदा था उसकी समाअत कहां हुई, बंद कमरा अदालत में हुई। तो जो सेंसिटिव केसेस होते हैं वाज हेयर्ड इन कैमरा। उसके बाद है बेटा लेस पेंडेंस, ए पेंडिंग सूट, अफेक्ट टाइटल, राइट ड्यूरिंग पेंडेंसी, मुकदमा जेरे इल्तवा, समाअत के दौरान असर, ये इसके मीनिंग में आता है। तो लिस पेंडेंस जो है ये बेसिकली आमतौर पर जेरे इल्तवा, जायदाद की फिरोख्त जो है वो लिस पेंडेंट के दौरान वो बेसिकली दुरुस्त नहीं है। यानी अगर कोई मुकदमा जेरे इल्तवा हो, अगर किसी मुकदमे में समाअत चल रही हो तो और उसी चीज को हम क्या करें, वो कोई जायदाद हो हम उसको बेच दें, तो फिर वो जायदाद जो है वो कानूनी तौर पर खरीदो फिरोख्त कबूल नहीं होगी।
सेल इज डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, सेल ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लिस पेंडेंस, जब वो मुकदमे में हो, इज नॉट वैलिड, वो वैलिड नहीं है, वो यकीनी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद है बेटा लोकस स्टैंडी, दरखास्त दायर करने का हक, मुकदमा लड़ने का हक। लोकस स्टैंडी, राइट या स्टैंडिंग टू स्यू आर बी हेयर्ड इन द कोर्ट। तो कैसे कहेंगे? लोकस स्टैंडी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकस स्टैंडी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि द पिटीशन वाज रिजेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी ना होने पर दरखास्त को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया। यानी दरखास्त करने वाला अगर वो समाअत में हाजिर ना हो, अगर वो मुकदमा ना लड़े, तो उसको दरखास्त को क्या कर दिया जाता है? फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया भी सही, मेंजरिया। अच्छा, मेंजरिया में बेसिकली क्या होता है? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड, क्रिमिनल इंटेंट, मुजरिमाना इरादा। देखो फिजिकल नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटल। तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? इसके लिए टर्म यूज करते हैं मेंजरिया। और एक टर्म मैंने आपको प्रीवियस थोड़ी देर पहले बताई थी इसी लेक्चर में, एक्टस रियस। एक्टस रियस जो है उसमें बंदा फिजिकली इन्वॉल्व होता है। जैसे एक चोर है ना, चोरी करता है, तो वो बेसिकली दो काम कर रहा है, मेंजरिया भी करता है और एक्टस रियस भी करता है। मेंजरिया क्या? वो चोरी के बारे में सोचता है, वो अपने ब्रेन की जो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है उसको यूज करता है, मुजरिमाना इरादा करता है, और फिर अपनी बॉडी को फिजिकली यूज करता है स्नैचिंग के अंदर, चोरी के अंदर। तो जब फिजिकली यूज करेगा तो हम टर्म यूज करेंगे एक्टस रियस, और अगर वो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड को इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मेंजरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट 30 लैटिन मैगजिम्स, जिनको हमने उर्दू और इंग्लिश में मीनिंग के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया, सेंटेंस के साथ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।